आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे टिकरी बॉर्डर पर। यहां कुछ किसान बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं आगे की उनकी क्या रणनीति है। आप सभी को नमस्कार जी। सर, क्या चल रहा है आंदोलन का? भी आंदोलन नहीं, मोदी तो हमेशा झूठ बोलने का आदी है, झूठ ही बोलता रहता है, उसकी बात पर कोई अब यकीन ही नहीं करता। यशोदा के पास भी नहीं नंबर तो जी, आपका जो हरियाणा सरकार है रोज़ नए नए कानून लेके आ रही है, तो क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मोदी जी का नंबर तो यशोदा जी के पास भी नहीं है, जो उनकी धर्मपत्नी है। वो एक कॉल उन्होंने अंबानी और अडानी के लिए कही थी, किसान उसको गलत समझ गए। वो कॉरपोरेट को कहना चाहता था तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक कॉल के दूर हूँ, और किसान की एक कॉल का ये असर है। यहाँ जब संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग हुई और वीरेंद्र सिंह जो संवाद से बातचीत का खेल दादा छोटू राम की तस्वीर के सामने करने वाले थे, तो टोल पे ही रोक लिया उनके उसमें उच्चारणा में। ये कहा या तो किसानों से बात करो या आप वहाँ मोर्चों पे जाके बात करो। उस तस्वीर से जाके कौन सा संवाद करना चाह रहे हो? तो ये किसानों में डू एंड डिवाइड, जैसे अभी इन्होंने प्रोजेक्ट किए थे अपने ये मेघालय के राज्यपाल जी, जो राज्यपाल 3 साल से हमारी 281 जो शहादत हो रही थी, तब उनकी संवेदना कहाँ गई थी? कभी ये बाबा इसको बीच में लाने के लिए कर रहे हैं, रवि प्रसाद जी को बीच में ला, शंकर को बीच में ला रहे हैं। तो बार बार अब ये पॉलिटिशियन की बजाय नॉन पॉलिटिशियन चेहरों को देख रहे हैं जो सोसाइटी में फाउंडेड हो। और यहाँ तक बात आ गई इनकी कि 2 केंद्रीय पद वहाँ पे मंत्रिमंडल में बदलने को तैयार हैं या खट्टर को बदलने के लिए तैयार हैं, और जाति विशेष पे केंद्रित करके और ये प्रलोभन डाल दिया कि जो किसानों से बातचीत के लिए तैयार करेगा हम उनको ये मंत्रिमंडल और ये पद दे देंगे। और रही जो आपने कानून की बात है, वो कानून यहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जैसे जनेवा समझौते में आपने देखा था, एक्सपायर डेट के टीयर गैस गोले छोड़े गए। ये सड़कें किसने खोदी थी? मीडिया ज़रा ये इन्वेस्टिगेशन करे। और जब भी भारत बंद होती है, कोई ना कोई साहसिक रिपोर्टर ऐसा पैदा हो, मैं चाहता हूँ भारत में, जो मोदी जी से ये पूछ ले कि तीसरे दिन भारत बंद करने को किसान क्यों मजबूर हैं? क्योंकि ये एक तरफा संवाद हो रहा है, मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी। उनकी जवाबदेही बनती है जो सत्ता में बैठे हैं, कृषि मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। सोशल मीडिया को तो उनके पास ही नहीं जाने दिया जाता था। नहीं, जा सकते हैं, जो नेशनल मीडिया है और मीडिया है जा सकते हैं, और वो जा रहा है। नहीं, नेशनल मीडिया तो जा रहा है, सोशल मीडिया नहीं जा पा रहा। तो यही तो दुर्भाग्य है कि जो देश सब एजेंसियों के माध्यम से चल रहा है। आपने देखा होगा ये प्रदीप धनखड़ जी, इनकी टीम ने जाके, और जो एक सरिया है हमारे प्रधानमंत्री की गर्दन में, वो अंबानी और अडानी का है। वो सरिया जब तक नहीं निकालेंगे, एक तरह से उनकी दुर्दशा हो रही है। वो चाह के भी ना झुक रहे, ना वो फ्लेक्सिबल हो पा रहे अपने किसानों से बातचीत के लिए। और वो सरिया ये है कि कानून बनने से पहले 987 एकड़ ज़मीन हरियाणा की गई, और 127 जगह पूरे इंडिया में। जिस तरह साइलोज, जब FCI थी तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ गई थी जो 20 साल के लिए स्टोरेज करती है। जब ये स्थानांतरण उनको चला जाता है, और ये लगा लो कि 2020 के 9वें महीने में इन्होंने 40% अपने स्टोरेज उनको ट्रांसफ़र करा दिए चुपचाप। और जब आज अन्न के भंडारण की बात आई थी, तो किस तरह पिक एंड चूज के हरियाणा की ज़मीनें ली गई। 2.5 करोड़ के जो मार्केट रेट थे वे 15-15 लाख में ज़मीनें लूटी गई, ये कह के कि यहाँ एक रेलवे का कारखाना लगेगा। जिस बुजुर्ग के पास आज 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, अगर उसको कोई कॉरपोरेट ये कहे कि कारखाना लगेगा, तेरे पोते को यहाँ नौकरी मिलेगी, तेरे बच्चे को रोज़गार मिलेगा, तो आज बेरोज़गारी की लंबी चौड़ी फौज है। बहुत बड़ा प्रलोभन था ये। तो इस तरह से जैसे कृषि मंत्री की लड़के की रजिस्ट्री थी, मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे। 2 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जो भी फंड था, जो किसानों के नाम पे था, स्टोरेज के भी, किसान स्टोरेज सिखाएंगे, वो तो इसको अडानी और अंबानी के लिए काम चल रहा था। फ्यूचर टेक का आपने देखा होगा कंपटीशन, जिस तरह से वो सिंगापुर में भी गया फेडरेशन में, और जिस तरह से सारे कायदे कानून रख के, जिस तरह आपको वॉलमार्ट थी अपनी, और जो ये अपने स्टोरेज थे शहरों में, इसको रिलायंस ने किस तरह से हाईजैक कर लिया। तो ये पूरी तैयारी थी, और उसका अगर इसकी एक जांच हो जाए ना, खाली संसदीय समिति से हो जाए, श्वेत पत्र जारी हो जाए, हाई जुडिशल प्रोब हो जाए। अरे क्यों ज़रूरत पड़ती है? आप विनय दुबे जैसा रिपोर्टर जब उसको उठाता है, एक छोटा सा रिपोर्टर जब उसकी डॉक्यूमेंट के साथ वो बैठता है, उन पे FIR करते हैं, कुछ तो छुपा रहे हो आप, तो आप इसकी जांच कर लो, वो सरिया अपने आप निकल जाएगा। जो देश को बेच रहे हैं
वो खुद पर जांच क्यों बिठाएंगे? नहीं, जांच तो करानी पड़ेगी, नहीं तो पब्लिक जो आज सबसे बड़ी जो पंचायतों में जाके जन जागरण हो रहा है, लाखों करोड़ों की जो भीड़ें जुट रही हैं, ये भी तो खुली अदालतें हैं। अभी हरियाणा सरकार ने कोई कानून पास किया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में एक कानून आजमाया जा चुका है और 25 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आउटस्टैंडिंग फैसला आया था। उन्होंने कहा था कि जो राइट टू प्रोटेस्ट एक राइट है, गांधी जी ने दिया था हमें, ये 1942 का आंदोलन इस पर टिका हुआ था। बगैर हथियार हम सभाएं कर सकते हैं, अपने विचार गोष्ठी कर सकते हैं, अपने संगठन संस्था खड़े कर सकते हैं। लेकिन जब आपके विधानसभा में सवाल लगे, यहाँ बलराज कुंडू की आप देख रहे हैं, 4 विधायकों के सवाल लगे थे, उन पे एजेंसी की रेड डाल के बंद कर दिया गया। कृषि मंत्री को अपने लड़के की रजिस्ट्री कैंसिल करनी पड़ी। 3.25 करोड़ जो सीएलओ की कंडीशन थी, वो रातों रात उसको 15 लाख करना पड़ा। हाउसिंग सेक्टर के सीएलओ को भी 15 लाख करना पड़ा। तो ये घोटालों से बचने के लिए कि लोग सवाल ना पूछें, विधानसभा में तो इलाज कर दिया आपने एजेंसीज के माध्यम से। सड़कों से, पंचायतों से तो सवाल उठेंगे। वो लोग अपने जगह कई मोगा में, हरियाणा में कई जगह पीसफुल बैठे हुए हैं, तो वो उस सवालों के साथ ना बैठें। युद्धवीर की आपने देखा होगा, वे सवाल ही तो खड़े कर रहे थे। गांधी जी का अहमदाबाद, गांधी का गुजरात, अगर वहाँ कोई विचार की अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 हमें देता है, अगर उसको कोई लेते लेते कोई किसी की भाव फड़ के उठा ले, ऐसा क्या था? तो सरकार कहीं ना कहीं गर्दन तक घोटालों में धसी हुई है। और जो यूपी में जो कानून बनाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें व्याख्या की कि जो ये राइट टू प्रोटेस्ट है, इसको आप ओवर रूल्ड कर रहे हो, इसमें आपके जो स्वीपिंग पावर्स हैं। तो वहाँ एक खूबसूरती थी कि पुलिस पे ये बर्डन था कि वो साबित करे कि प्रदर्शनकारी ने गलत किया है। इन्होंने, मुख्यमंत्री जी हरियाणा सदन में कहते हैं कि मैं तो सिविल रेमेडीज लेके आ रहा हूँ। अरे लॉ ऑफ टोर्ट है हाई कोर्ट में, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ्टी एक्ट 1994 एग्जिस्ट करता है पूरे देश में। आपके जो डैमेज है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देखो 3 सेक्शंस हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पीआईएल में व्यवस्था दे चुका है कि नॉन जुडिशल मेंबर इसके वो पदाधिकारी नहीं होगा। यहाँ तो एसडीएम लेवल के अधिकारी बना दिए। सेक्शन 3 में कॉग्निजेंस लेता है एसएचओ 24 घंटे में एफआईआर करके, और 3 महीने में 1 करोड़ का जुर्माना किसानों पे, पराली पे जुर्माना लगाएं वो 1 करोड़ का। आपकी पर कैपिटा इनकम तो आपकी 2700-2800 रुपये, और जुर्माना आप लगा रहे हो 1 करोड़ का, और 10 करोड़ तक उसको बढ़ाया जा सकता है। इसने क्या किया, क्रिमिनल से एक रेमेडी उठा ली। सीआरपीसी में प्रोविज़न थे, उसका एक ऑब्जेक्टिव हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का वही है कि सोसाइटी के अगेंस्ट जो क्राइम है उसको रोका कैसे जाए। लेकिन पहला ऐसा डेकोरिन लॉ है कि आंदोलनकारियों को डराया कैसे जाए, इसलिए डेकोरिन लॉ कहा गया। और 3 स्टेट जहाँ कर्नाटका बीजेपी में ये आया और ये ध्वस्त हो गया, और हरियाणा में ये कर दिया कि आप पे अगर किसी ने एक दरख्वास्त दे दी सिंपल पेपर पे कि मेरा पेट्रोल पंप बाधित है, मेरी दुकानें प्रभावित हैं, मेरा टोल प्रभावित है, तो ये लगा लो 3 महीने में 6% ब्याज, और 1 करोड़ का लगा लो 20 लाख रुपए जब तक उसका नहीं जमा कराओगे आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। तो आप पे एक क्रिमिनल रेमेडी उठाई आपने, एक सिविल रेमेडी, एक क्वासी जुडिशल आपने एक वेपन तैयार कर दिया। और इसी वेपन से जैसे एलआईसी प्रदर्शन करती थी, कर्मचारी करती थी, और सबसे बड़ी बात इसमें वो सेक्शन टारगेट किया गया है जो संगठन कॉल देता है। आप जैसे जो सोशल मीडिया वाले जो कवरेज दिखाते हैं, और जो मंच जिसका संचालन होता है, जिस बैनर होती है, जो उसमें शामिल प्रदर्शनकारी हैं, जो उसमें योजनाकार हैं, आप किसी न किसी रोल में उसको फिट कर दोगे। थानेदार एक आदमी को कहेगा, आज यहाँ देखो 5 लाख आदमी बैठे हैं लेकिन कोई हिंसक घटना नहीं, एक आदमी विपक्ष का अपना अंदर घुटा के कहीं आगजनी करा दे और वो रिकवरी सारा केस डाल दे उन पे, लाखों आदमियों पे। तो एक तरह से आंदोलन को चुप कराने की व्यवस्था थी। लेकिन हरियाणा में 2 तारीख को रोहतक में जितने भी हैं, पेन डाउन भी और व्हील डाउन भी, एक इस तरह का प्रदर्शन हरियाणा बंद का ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी कर्मचारी है वो काली पट्टी बांध के बैठेगा, जितने भी बार एसोसिएशन हैं वो इसमें साथ देंगे। जब राइट टू प्रोटेस्ट नहीं रहेगा तो आज़ादी का मायने क्या रहेगा। तो ये कानून जब पास हो रहा था वहाँ विपक्ष भी बैठा था, और ये वो है आंदोलनकारी जो बांग्लादेश में जाके कहता है मैंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैं आंदोलनजीवी था। अरे आंदोलनजीवी को यहाँ तो आप गाड़ी देते हो, बांग्लादेश में आप वीरता पुरस्कार लेते हो। जो हिंदू वाहिनी बनाई थी इंदिरा गांधी ने,
और बांग्लादेश का विभाजन शक्ति और कूटनीति से किया था, उसका श्रेय भी लेने की कोशिश कर रहा है। अपने देश में आंदोलन पवित्र है, तो आंदोलनकारी कैसे पवित्र हो सकते हैं? जिन्होंने सड़कें खोद दी, पानी की बौछारें 80-80 साल के बुजुर्गों पे की, वो डेथ हुई उनकी। यहाँ बॉर्डर पे देखोगे आप, ये जो लेंटर और ये कीले खड़े कर रखी, किसके आदेश पे हो रहे हैं ये? मतलब इसमें प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी तय नहीं, गृह मंत्री की नहीं, सरकारों की नहीं, यानी कि पुलिस की भी कोई नहीं। तो किस तरह की व्यवस्था आप दे रहे हो? और FIR अलग चलेगी, सिविल रिकवरी अलग चलेगी, क्वासी जुडिशल रेमेडी अलग चलेगी, यानी कि एक आदमी पे अब 3-3 तरीके से चलेंगे। यानी कि सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश में फोटो लगाए थे ना चौकों पे, अब इनके बच्चे आंदोलनकारियों को पहचानेंगे, मेरा दादाजी आंदोलन में गया है, ये देखो उसका चौक पे फोटो। क्योंकि लैंड एरियर का इसमें प्रोविज़न किया गया है कि आपके ज़मीन से रिकवरी होगी, आपके बैंक खाते सीज कर दिए जाएंगे, तो सिर्फ इसलिए कि आप आंदोलन में शामिल हैं। तो ये इससे ज़्यादा और क्या होगा? ये जो भी आपके चैनल से सुन रहे हैं, जो हरियाणा जो इस तरह से इस पे एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, इसका जवाब देगा। अब इस पे राज्यपाल के साइन नहीं हुए हैं। 2 तारीख को सभी संगठनों से, छात्रों से, कर्मचारियों से, बार एसोसिएशन से, जितने विभागों से, चाहे को अपने सीट पे बैठ के प्रोटेस्ट करे, 2 घंटे के लिए पेन डाउन करे, चाहे ये एक सिग्नल देगा हर एक नागरिक कि देश की आज़ादी की मूल भावनाओं को आप आंदोलन में आप किसानों के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए कुचलने के लिए वो एक्सपायर कानून लेके आ रहे हो जो 3 हाई कोर्टों ने जिसको अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया हुआ है। तो इससे बड़े इनकी हताशा और क्या होगी? और मैं आंदोलनकारियों को एक और मैसेज दूंगा आज आपके प्लेटफॉर्म से कि अब मुद्दों की इनकी बातें छोड़ो, अब किसान के सम्मान की बात आ गई। यदि किसान का आप ये महत्व नहीं समझोगे कि देश में किसान क्या है, सैनिक क्या है, 23% जो 18 साल से और 58 साल का युवा वो खेती छोड़ के जा रहा है। वो कह रहा है मैं कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूँगा, मैं कहीं भी कर लूँगा, मेरी लागत नहीं निकल रही। तो खेती ख़त्म हो रही है और आपको 82 करोड़ लोगों को आपको वो भी देना है, राशन भी देना है। और सबसे ज़्यादा 3 स्टेटों में इतने राशन कार्ड नहीं जितने आज बंगाल में चुनाव में हैं। सिर्फ वो जो लोग जो गरीब हैं, जो भूखमरी पे हैं, जो होना तो चाहिए था उनको इस आंदोलन में किसानों के साथ, लेकिन इस चुनाव में आपका राशन कार्ड कट जाएगा, आप पे डेंगू हो जाएगा, भरम फैला के उस वर्ग को भाजपा अपनी तरफ मोड़ रही है। और जो शिक्षित वर्ग है वो किसानों का साथ दे रहा है वहाँ पे। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? तो पहले ये तय हो जाए कि देश को किसान की ज़रूरत है कि नहीं, देश को अनाज की ज़रूरत है कि नहीं। और अब जब ये लड़ाई 4 महीने हो गए तो गोली तोप और ये घेराव की तो नहीं रही। अब ये लड़ाई जब ये वैचारिक लड़ाई बन गई तो अब किसान का बेटा कहीं भी है, कोई रिपोर्टर है, कोई इकोनॉमिस्ट है, या और भी कोई गैर किसान से हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, वो पॉलिसीज़ पे इनके कानून पे, इन पे प्रोविजनों पे बहस करके और इनको इतना पीछे ले जाएं इस पे कि जो देश की खाद्यान्न सुरक्षा है, क्या वो देश को आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं ले जाती? क्या जो देश की जैसे बॉर्डर पे सेना इसका बेटा रक्षा करता है, अगर खाद्यान्न सुरक्षा किसी देश की नहीं है, क्या वो देश जीवित रह सकता है क्या? 5-6 देशों के मॉडल आप देखो, फ्रांस का, चाइना का, जिनकी जीडीपी में बेस लाइन में एग्री जीडीपी है, उनमें कभी भूखमरी नहीं आती, आज टॉप की इकोनॉमी है वो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया कि छोटी सी हमारी 1-2 मांगे हैं और उन मांगों के लिए एक युद्ध जैसा अपने माहौल बना दिया। अरे अभी तो बीज कानून पे बात होनी है, अभी तो फर्टिलाइजर जो संसद में कानून उस पर बात होनी है, अभी तो बहुत से कानून हैं, रायता बंधु के रिफॉर्म जो चले थे अभी तो वो पूरे देश में लागू होने हैं, अभी तो किसानों के बहुत से रिफॉर्म आने हैं। आपको 50 बार किसानों के साथ बैठना पड़ेगा। आप किसानों को और गैर किसान करके अपना वोट बैंक साध रहे हो, जैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। आज मुसलमान और ये आपका हिंदू का इन्होंने जहर फैलाया था, आज ये किसान का और गैर किसान का एक वर्ग विभाजित करके अपना वोट बैंक कर रहे हैं। एक बात का थोड़ा कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ बॉर्डर पे जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने भिन्न स्टेटों से आए हुए लोग देखे, उनकी जाति भी अलग थी, उनके धर्म भी अलग थे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है कि किसी की जाति या धर्म अलग है, वो सब एक भाई के रूप में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी, यहाँ आते नहीं, यहाँ पे डेरा भी लगाए हुए हैं। उड़ीसा का किसान आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको बंगाल का किसान यहाँ मिल जाएगा। इस आंदोलन ने जाति, धर्म, ऊंच नीच सब खत्म कर दी। और ये सिख तो एक बहुत बड़ी परंपरा लेके आए थे, लंगर की परंपरा। उस लंगर की परंपरा में तो कोई ऊंच नीच है ही नहीं, हरियाणा ने अपना ली वो।
तो ये एक यही तो है इसका आंदोलन का कि इस आंदोलन ने राजनीति को एक तरफ दरकिनार कर दिया। तभी तो हरियाणा से मांगे उठी कि कोई किसी भी राजनीतिक पद से है, चाहे विपक्ष है, जेजेपी बीजेपी है, पहले रिजाइन करके आए, नहीं तो किसान 5 तारीख के बाद लॉकडाउन लगाने वाला है। हर नेता के दरवाजे के बाहर बैठेंगे और जब तक उनके सवालों का जवाब मिले या इस्तीफा मिले उनका, तभी वो घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि बहुत हो गया अब सड़कों पे बैठ के। और इस आंदोलन को आप कहते हो आंदोलन कैसा चल रहा है? जब आंदोलन की एक यहाँ से कॉल से किसी मंत्री मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं एक सभा भी कर दे, तो किसान सरकार चल रही है और किसान मूवमेंट चल रहा है। मोदी जी कह रहे थे कि 700 सभाएं की जाएंगी और किसानों को समझाया जाएगा, वो आजकल अरे वो तो बांग्लादेश में घूम रही है आपकी सरकार, किसको समझाएंगे? ये खेल तो समझ में आ गया कि सरकार वो नहीं चला रहे, कॉर्पोरेट चला रहा है। इतना लाचार, जिस तरह से ब्रांड इमेजिंग उन करके बड़ी करके गई थी, उसी तरह से ध्वस्त हो रही है। अगर मोदी में 1% भी प्यार हो, अगर इस देश की जीडीपी, इसका ढांचा, कृषि में भले ही 18% इकोनॉमी शेयर हो, लेकिन 52-53% जो आबादी वो कृषि पे डिपेंडेंट है। और 82 करोड़ जब मजदूरों इनका साथ है, अंत्योदय योजना का, गरीब योजना का, तो ये मिल के जो बहुसंख्यक आज जो भूखमरी पे ला दिया आपने देश, तो ये मिल के तय करेंगे आगे विधानसभा और पार्लियामेंट किसकी चलनी है। या तो मोदी इसमें सुधार करेगा, नहीं तो मोदी की जगह दूसरा बिठा के करा लेंगे ये। जी, आपसे एक सवाल है, जैसे आपका संयुक्त मोर्चा जो भिन्न भिन्न तरह के प्रोग्राम बनाता है, जैसे अभी किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, तो जैसे टोल को फ्री किया गया है, ऐसे में आपके जो प्रोग्राम है सरकार उनसे थोड़ा आगे बढ़ जाती है, तो ये क्या पॉलिसी है? वो इसीलिए है कि हम पहले किसान सरकार को ये भूमिका नहीं दिखा पा रहे कि किसान देश के लिए क्यों ज़रूरी है। आज देश में इतनी बीमारियां फैल रही हैं, और जो स्टोरेज के नाम पे जो खाद्यान्न सुरक्षा कानून को दत्ते पे रख दिया, और जिस तरह से स्टोरेज, अगर किसान ये भी फैसला कर ले कि जो अनाज है हमारा वो हम अडानी के सिलोज में नहीं जाने देंगे, किसी न किसी तरह से, जब आपको ये डर है कि पूरे देश का अनाज कमोडिटी एक्ट में बदलाव करके कहीं बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि कानून में उनको छूट दी गई है, तो जब वो ताकत आज किसान के पास है, तो वो अनाज, वो पैदावार इनको अपनी मुट्ठी में रखनी पड़ेगी। पाम ऑयल के सारा बिजनेस आज उसके हाथ में था अडानी के। सरसों के भाव को ज़्यादा दिखाया गया है अभी, सिर्फ इसलिए कि सरसों के आपकी मारामारी दिखा दें और पाम ऑयल उनका बाज़ार में बिक सके। आयात निर्यात पे इतने बड़े धोखे हुए हैं नीतियों के किसानों के साथ। ये किसान आंदोलन तो एक मर्यादा डालेगा कि जो देश का 82 करोड़ जो लोग हैं वो देश की नीतियों में क्यों नहीं हैं। जब देश के लिए आवश्यकता है तो वो अन्न, वो व्यवस्था सारी, और ये मंडी आड़तियों के भरम से भी किसान निकले। एक तरफ छोटा वो सांप है, एक तरफ कॉर्पोरेट अजगर है। क्या जरूरत पड़ेगी हमें बिचौलिया की? जब सरकार खरीद करती है और एक क्लास चला दी जिसका नाम आड़ती है, जो उनमें दखल था हमारे उसमें शीर्ष में, वो दखल भी किसानों ने ख़त्म कर दिया। अब तो सिर्फ एमएसपी कानून की बात होती है, लीगलाइज होगा, और इसके साथ ये जो तीसरे कानून जो हरियाणा इसको भी रोक के दिखाएगा। जी, यहाँ पर किसान बहुत अच्छे ही कानूनी तरीके से अपनी जानकारी रख रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी उनको है। ये जो गोदी मीडिया कह रहा है कि किसानों को पता नहीं है, ये आपके सामने इन्होंने पूरी जानकारी रखी है। खुली बहस के लिए तैयार हैं और किसान चुनौती दे रहे हैं कि वो खुली बहस के लिए जहाँ भी उनको बुलाना चाहें, लीगल एक्सपर्ट को भी बुलाना चाहें, तो वहाँ पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। धनखड़ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी, ये जो इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या बात हो गई है कि क्यों नहीं बार बार? इसमें एक छोटी ही कमी रह रही है जी, जो जिन पे हम पुराने समय से भरोसा करते आए हैं ना जी, ये हमारी कमी रही है कि हमने उन जयचंदों को दूर नहीं किया था। अंधभक्ति के लोग जी, कुछ तो बीजेपी में चले गए, जी, 50 साल कांग्रेस का मार खा गए, जी, और कुछ इधर दाएं बाएं हैं। जी, आज अगर इस पूरे किसान आंदोलन की तस्वीर देखो, जी, 300 किसानों की शहादत होने के बाद किसी एक उसका नाम बताओ जिसने 70 साल से खून तो चूसा किसान का, जी, और वो एक बार भी यहाँ के वो किया हो कि भाई हम किसान के साथ हैं। कोई विपक्ष, कोई त्याग बताओ उसका। यानी कि इस जो दलदल में है सभी राजनीतिक पार्टियां धसी हुई हैं। नाम ले लेके खोलेंगे। जी, जब हमें महसूस होया कि 300
किसानों की चिताओं की राख को भी जब ये नहीं छोड़ना चाहते, वो वीरेंद्र सिंह आके ये कहने लगा कि भाई मैं लड़ूंगा किसानों की लड़ाई। अरे ईबता ही कित मर रहा था, हम सीधे तौर पे बुझे हैं। लेकिन वो तो भाषण दे रहे हैं, कभी आते तो नहीं किसानों के साथ। अभी उनका बेटा भी सांसद है और वो पहले मंत्री भी रहे हैं, तो अभी है ना, हम सबका इलाज बांधने में है। सबका इलाज होगा। हाँ, सब बराबर। कौन सी पद्धति से इलाज होगा? एक बात बताओ, जो जितने ये कानून बने हैं जी, किसकी राय मोकरम पे बड़े हैं? क्या सत्ता पक्ष जिम्मेवार है? वहाँ पे तो कह रहे हैं राज्यसभा में तो ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ वॉइस वोटिंग की हुई है। राज्यसभा वाली भी सुन लो, यहाँ से राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा है जी, 4 और भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी है जी, वहाँ 4 शब्द तो बोल देता है जी, उसको ठोक के ये कहा इस्तीफा दे। जी, क्यों नहीं मरता वो? क्यों नहीं देता? जब 300 किसान शहीद हो गए उसका ये थोड़ा भी असर नहीं है। किसी नेता के परिवार से मरा, बाप बेटे ने जी सर, किसी नेता के घर से कोई शहादत हुई है क्या? कोठियों पे बैठ के बयानबाजी करना, कोई तंबू लगा के बैठा है क्या? यहाँ हुड्डा है, कोई भी बैठा है, सिर्फ ये मौका तलाश कर रहे हैं कि किसान के साथ हाजिरी दिखा दें। वही केजरीवाल जो है फिक्की के ऑडिटोरियम में ये कहता है कि ये रिफॉर्म जरूरी है, डीरेगुलाइजेशन जरूरी है और ये मंडी से बाहर खरीद जरूरी है। आज यहाँ पे लाइट कटी, नेट कटे पड़े, 3 किलोमीटर दिल्ली की रेजिडेंशियल पड़ी, आज क्यों नहीं चिल्लाता वो किसी चीज़ पे भी? मेरठ में सभा कर सकता है, मोगा में माहौल का देख के कैश करने के लिए सभाएं कर सकते हैं। यही काम है कर रहा है, यही उड़ा कर रहा है। तो अब तो राजनीति को किसानों के पढ़े लिखे बैठे पैरों के जूतियों के नीचे जो गार लग जाती है ना मिट्टी, वो बना देंगे इसको, और इसमें वो कदम रखेगा जो किसानों के लिए यहाँ साथ खड़ा होकर लड़ेगा। जी, होली का त्यौहार आया हुआ है, तो होली के त्यौहार को आप किस तरह से वो करेंगे? कल ये 3 काले कानून की प्रति वो जड़ाई। उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी है। उनका कहना है कि इस हमाम में कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बीजेपी सब इस हमाम में नंगे हैं और वो सभी किसानों के साथ नहीं हैं, जबकि किसान अपना जो तरीके से, अपने कानूनी तरीके से भी पूरी इस कानून के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।